अगर आप आईफोन पर ये वीडियो देख रहे हो, फिर भी मैं कहूंगी कि आप सैमसंग की ही स्क्रीन पर देख रहे हो। चाहे आप एप्पल यूज करो, सोनी, डेल या टेस्ला, सैमसंग के बिना ये डिवाइसेस चल ही नहीं सकते। सोचो, जो टेक्नोलॉजी आपकी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाती है, उसका कंट्रोल सिर्फ एक कंपनी के हाथ में है। और ये कंपनी एक टाइम में बस एक छोटी सी दुकान थी, पर आज वही बिजनेस दुनिया के सबसे बड़े टेक ब्रांड्स का हार्ट बीट कंट्रोल करता है। कैसे और इस एम्पायर के अंदर कौन सा राज छुपा है जो सिर्फ कुछ लोग जानते हैं? ये है सैमसंग की असली कहानी, और इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस चलना होगा 1938 के एक छोटे से कोरियन मार्केट में। वहाँ एक आदमी था जिसके पास ना फैक्ट्री थी, ना टेक्नोलॉजी, ना ग्लोबल एम्बिशन, सिर्फ एक छोटी सी शॉप और एक सपना। उसने नूडल्स, शुगर और ड्राई फिश बेचकर शुरुआत की। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही शॉप एक दिन मिसाइल्स बनाएगी, स्काई क्रैपर्स खड़ी करेगी, शिप्स चलाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रश्मि। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसके बिना एप्पल भी पूरा नहीं है, और ये दुनिया के सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग्स भी बनाती है, जैसे बुर्ज खलीफा दुबई और पेट्रोनास ट्विन टावर्स मलेशिया। कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग में भी इसका ग्लोबल नाम है। आज सैमसंग पूरे साउथ कोरिया की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा संभालता है। कहते हैं कि साउथ कोरिया की इकोनॉमी का 25% से ज्यादा हिस्सा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सैमसंग से ही जुड़ा हुआ है। वही जिसका फोन आपने कभी ना कभी यूज किया होगा, जिसका टीवी आपके घर में लगा होगा। लेकिन ये सिर्फ फोन और टीवी बनाने वाली कंपनी नहीं है। ये हॉस्पिटल्स, होटल्स, ब्रिजेस, शिप्स, थीम पार्क्स, मिलिट्री टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स तक बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी इतनी पावरफुल हो चुकी है कि उसके मालिक की इकोनॉमिक ग्रोथ साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से कम नहीं, ज्यादा ही होगी। पर सवाल ये है, ये सब इतने कम टाइम में कैसे हुआ? क्या ये सक्सेस सिर्फ मेहनत और विजन से आई, या इसमें पॉलिटिकल सेटिंग और पावर का भी खेल था? आज हम देखेंगे कैसे सैमसंग ने अपनी शुरुआत की और कैसे वो $1 बिलियन कंपनी बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मार्च 1938 में साउथ कोरिया के एक रिच लैंडलॉर्ड फैमिली के 28 साल के लड़के ली ब्यूंग चुल ने एक छोटी सी दुकान से सैमसंग की शुरुआत की। ये एक प्योरली फैमिली बिजनेस है। पिताजी ने चालू किया, फिर बेटे ने चलाया, अब बेटे का बेटा चला रहा है, फिर पोते का बेटा भी तैयार हो रहा है। सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार्स, where 3 stars refers to large, plentiful and strong। ली की सोच उनकी फैमिली में सबसे अलग थी। उनके दिमाग में कुछ बड़ा करने का जुनून था। शुरुआत में सिर्फ 40 लोग उनके साथ काम करते थे। उनकी छोटी सी दुकान ताइगू आज के इंग्योडोंग में थी। वो वहाँ से चाइना को नूडल्स, सूखी मछली और लोकल ग्रोसरीज एक्सपोर्ट करते थे एज अ ट्रेडिंग कंपनी। बिजनेस चलने लगा और 1947 में ली ने सैमसंग का हेड ऑफिस सियोल शिफ्ट कर दिया। लेकिन 1950 में जब कोरियन वॉर हुआ, उन्हें सब कुछ छोड़कर वापस जाना पड़ा। उसके बाद साल 1953 में ली ने पुसान में एक शुगर फैक्ट्री शुरू की, जिसका नाम था चील जेडांग। थोड़े ही टाइम बाद उन्होंने शील मोजिक नाम से एक टेक्सटाइल मिल भी बनाई, जो उस समय कोरिया का सबसे बड़ा वूलन मिल बन गया। ये सिर्फ एक दुकान नहीं थी, अब ये एक बड़ा विजन बन चुका था। एक बिजनेसमैन, एक छोटी सी टीम और एक बड़ी सोच। ये कहानी अब एम्पायर बनने की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन कैसे इतने कम टाइम में इतनी बड़ी सक्सेस? क्या ये सिर्फ मेहनत का रिजल्ट था? अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि जेल जाने जैसे केसेस, इलीगल फंडिंग और प्रेसिडेंट से कनेक्शन तक सैमसंग की काफी कंट्रोवर्सीज रही है। तो क्या ये कंपनी बिना कुछ गलत किए इतनी बड़ी बनी, या पीछे कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स भी है जिनके बारे में लोग ओपनली बात नहीं करते? सैमसंग का इम्पैक्ट सिर्फ साउथ कोरिया तक नहीं, पूरी दुनिया महसूस करती है। ली का सपना था कि सैमसंग सिर्फ एक बिजनेस तक सीमित न रहे, बल्कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज का लीडर बने। 1950s के एंड तक सैमसंग ने कोरिया के 3 बड़े बैंक्स, जुंगडोंग बैंक, कोरिया कमर्शियल बैंक और हैंगपुक बैंक को एक्वायर कर लिया। साथ ही उन्होंने कई मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स और एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी अंकुक फायर एंड मराइन इंश्योरेंस को भी खरीद लिया। ये सब तब पॉसिबल हुआ जब साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, जिसमें चेबल्स यानी बड़े बिजनेस ग्रुप्स को फुल सपोर्ट दिया गया ताकि कंट्री का रैपिड डेवलपमेंट हो सके। ली को भी इस वजह से गवर्नमेंट बैक्ड लोन्स आसानी से मिल गए, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। ये वही वक्त था जब सैमसंग सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि कोरियन बिजनेस वर्ल्ड में एक बड़ी ताकत बन चुका था, और धीरे धीरे साउथ कोरिया के बाहर भी अपना फुटप्रिंट बनाता हुआ पूरी दुनिया को
को कैप्चर करने लगा। सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में पहला स्टेप 1969 में रखा। उन्होंने कई नए डिपार्टमेंट्स बनाए, जैसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, सैमसंग इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, सैमसंग सेमीकंडक्टर और सैमसंग कॉर्निंग। पहला प्रोडक्ट था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। उसके बाद सैमसंग ने रेडियो, रेफ्रिजरेटर, एसी और वॉशिंग मशीन बनाना स्टार्ट किया। उनका एक टीवी चैनल भी था, टोंग योंग ब्रॉडकास्टिंग कंपनी टीबीसी, जिससे उनके टीवीज की सेलिंग फास्ट हुई। 1980 तक उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स बनाना भी शुरू कर दिया। फिर उन्होंने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स नाम के एक मेन ब्रांड के अंडर सब कुछ कंबाइन कर दिया। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला दौर सैमसंग के लिए एक नया चैप्टर था और इसी से उनका फ्यूचर डिसाइड होने लगा। 1980s और 90s में सैमसंग ने सिर्फ कोरिया पे फोकस नहीं किया, उन्होंने ग्लोबल एक्सपेंशन स्टार्ट किया। उन्होंने पोर्टुगल, न्यूयॉर्क, टोक्यो, यूके और टेक्सास जैसे प्लेसेस में फैक्ट्रीज बनाई। स्पेशली ऑस्टिन, टेक्सास में सैमसंग ने ओवर $13 बिलियन इन्वेस्ट किया, जो अमेरिका में फॉरेन कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बन गया। 1987 में जब ली ब्यूंग चुल की डेथ हुई तो सैमसंग ग्रुप 5 अलग कंपनीज में डिवाइड हो गया। सैमसंग, सीजे ग्रुप, शिनसेज, हेंसोल और जुंगएन। आज ये सब अलग बिजनेस ग्रुप्स हैं और ऑफिशियली सैमसंग से कनेक्टेड नहीं है, पर सैमसंग का इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस तब तक स्ट्रॉन्ग बन चुका था। 1990s के बाद सैमसंग ने अपनी फुल एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स पे लगाई। मेमोरी चिप्स, एलसीडी पैनल्स और सेमीकंडक्टर्स बनाने में सैमसंग ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। 1992 में सैमसंग वर्ल्ड्स बिगेस्ट मेमोरी चिप मेकर बन गया। 1995 में उन्होंने अपना पहला एलसीडी स्क्रीन बनाया। 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में भी सैमसंग ने बड़ी स्मार्टनेस से सरवाइव किया, जब दूसरी कोरियन कंपनीज टूट रही थी। 2000 के टाइम सैमसंग ने स्मार्टफोन वर्ल्ड में धमाका कर दिया। उन्होंने सैमसंग सोल स्टाइल फोन से शुरू किया और उसको अपग्रेड करके बनाई गैलेक्सी सीरीज। ये सीरीज इतनी पॉपुलर हुई कि 2012 में सैमसंग नोकिया को बीट करके बन गया वर्ल्ड्स नंबर 1 मोबाइल कंपनी। इस दौरान उन्होंने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फोन फैक्ट्री नोएडा, इंडिया में भी बनाई, लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं था। 2016 में सैमसंग का गैलेक्सी नोट 7 फोन ओवरहीट होने लगा और ब्लास्ट होने लगे। इसलिए सैमसंग ने पूरी दुनिया से नोट 7 वापस बुलाया और उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। ये एक बड़ा सेटबैक था, पर सैमसंग ने क्विकली अपनी इमेज रिपेयर भी कर ली। जैसे नेता लोग आम जनता की लड़ाई करवा के अपनी पार्टी बनाते हैं, वैसे ही सैमसंग और एप्पल भी सामने से दिखाते हैं कि वो बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। सैमसंग और एप्पल दुनिया के 2 सबसे बड़े टेक प्लेयर्स हैं। दोनों के फैंस अलग, दोनों का स्वैग अलग, लेकिन जो लोग सिर्फ ऊपर ऊपर की मार्केटिंग फाइट देखते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि इन दोनों के बीच एक बिजनेस लेवल पे चल रही साइलेंट पार्टनरशिप भी है। एक तरफ है एप्पल, एक अमेरिकन ब्रांड जो हमेशा से अपनी प्रीमियम इमेज, स्लीक डिजाइन और ब्रांड लॉयल्टी के लिए जाना गया है। स्टीव जॉब्स का विजन था सब कुछ अपने कंट्रोल में रखो, हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी और पूरा यूजर एक्सपीरियंस भी। आईफोन्स, मैकबुक्स, आईपैड्स, सब कुछ एप्पल के खुद के इकोसिस्टम में परफेक्टली इंटीग्रेटेड है। वहीं दूसरी तरफ है सैमसंग, साउथ कोरिया का एक ऐसा जायंट जो सिर्फ फोन कंपनी नहीं बल्कि एक ग्लोबल एम्पायर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आईफोन के अंदर भी सैमसंग होता है। ओलेड स्क्रीन्स, मेमोरी चिप्स, बैटरीज, सब कुछ सैमसंग ही देता है। आईफोन 11 के 130 मिलियन यूनिट्स में सैमसंग ने हर फोन से $10 कमाया। ये मिला के बनता है लगभग $14 बिलियन का बिजनेस सिर्फ बैकएंड सप्लाई चेन से। तो सामने से एप्पल और सैमसंग एक दूसरे के दुश्मन दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिजनेस पार्टनर्स हैं। एक दूसरे पे केस भी करते हैं, मार्केटिंग में अटैक भी करते हैं, कोर्ट में मिलते भी हैं, पर बैकएंड में डील भी करते हैं। स्टीव जॉब्स का पर्सनल ईगो था एंड्रॉइड और सैमसंग के खिलाफ, लेकिन टिम कुक ने जैसे ही कंट्रोल संभाला सब कुछ प्रैक्टिकल हो गया। 2018 में एप्पल ने सैमसंग के साथ सेटलमेंट कर लिया और पार्टनरशिप साइलेंट मोड में चलती रही। एप्पल पावरफुल है ब्रांडिंग और इमोशनल कनेक्शन में, सैमसंग पावरफुल है प्रोडक्शन और ग्लोबल सप्लाई चेन में। एप्पल के फोन्स कम क्वांटिटी में बिकते हैं, लेकिन हर एक यूनिट का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। सैमसंग के फोन्स ज्यादा बिकते हैं, लेकिन मार्जिन रिलेटिवली कम होता है। आज दोनों का ग्लोबल मार्केट शेयर मिला दो तो लगभग आधी दुनिया इन्हीं के फोन्स यूज करती है। तो दोस्तों, फैन वॉर में पड़ने का कोई मतलब नहीं। समझदार कंज्यूमर वही है जो ब्रांड वॉर नहीं, अपनी नीड और वैल्यू के बेसिस पर डिसीजन लेता है, क्योंकि एंड में एप्पल या सैमसंग नहीं, आपका पैसा और चॉइस मैटर करती है। सैमसंग एक सक्सेसफुल ब्रांड जरूर है, लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी कामयाबी के पीछे कुछ छुपी हुई कहानियां होती हैं।
कुछ ऐसा ही हुआ सैमसंग के साथ भी। 2012 से 2015 के बीच उन पे चाइल्ड लेबर यूज करने के एलिगेशंस लगे। उनके चाइनीज सप्लायर्स में 14 से 15 साल के बच्चों से काम करवाया गया। ऐसा बोला गया CLW चाइना लेबर वॉच ने। सैमसंग ने कुछ कंपनी से रिलेशन तोड़ दिए, पर इन एलिगेशंस ने उनकी रेपुटेशन को डैमेज किया। फिर आई यूनियन बस्टिंग कंट्रोवर्सी। सैमसंग पे इलीगल तरीके से वर्कर्स के यूनियन बनाने से रोकने का भी केस चला। 2007 में उनके चेयरमैन ली कुन ही पे स्लश फंड का स्कैंडल भी हुआ। उन्होंने सीक्रेट अकाउंट्स बना के इलीगल पैसा छुपाया था और इन्फ्लुएंस बाय किया था। इस स्कैंडल के बाद उनको 3 साल की जेल मिली थी, लेकिन बाद में प्रेसिडेंट ने उन्हें माफ कर दिया। 2016 में एक वीडियो लीक हुआ जिसमें इलीगली ली प्रोस्टिट्यूट्स के साथ दिख रहे थे और फिर रैंसम डिमांड हुआ सैमसंग से। ये भी काफी बड़ा केस बना। 2017 में सैमसंग के बॉस ली जे योंग को अरेस्ट किया गया ब्राइबरी, करप्शन और एसेट हाइडिंग के चार्जेस में। उन्होंने इलीगली प्रेसिडेंट पार्क जुन हाई के क्लोज फ्रेंड को 43 बिलियन वोन दिए एक मर्जर अप्रूवल के बदले। कोर्ट ने उनको 5 साल की जेल दी, फिर छोड़ भी दिया, फिर रिट्रायल में वापस जेल भेजा। इसके अलावा सैमसंग पे प्राइस फिक्सिंग, मिसलीडिंग एड्स और फोर्स्ड उइगर लेबर जैसे चार्जेस भी लग चुके हैं। 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने उन पे 14 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का फाइन लगाया फॉर फेक वाटर रेजिस्टेंस क्लेम्स। 2023 में उन्होंने मेमोरी चिप प्रोडक्शन रिड्यूस किया क्योंकि डिमांड लो हो गई पोस्ट कोविड से। आज भी सैमसंग दुनिया के टॉप ब्रांड्स में है, पर उनका पास्ट हमें ये याद दिलाता है कि बड़े नाम के पीछे हमेशा एक परफेक्ट स्टोरी नहीं होती। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में अपने थॉट्स बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।